हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी वन बिग शॉर्टकट फॉर बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर to find coefficient of access to k and independent term. Okay, well, finding these things means coefficient of access to k or independent term is not that difficult part in this chapter, but if we want to save our time in any of the competitive examination like JEE mains, advanced, NDA, BITSET, GUJCAT, whatever, महाराष्ट्र बोर्ड, CET, whatever, कोई भी बोर्ड की CET रहेगी और उसकी अगर एग्ज़ाम में आपको टाइम सेव करना है तो ये शॉर्टकट आपको मैक्सिमम काम आएगा। ठीक है, सो इफ यू वांट टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्सेस टू के और इंडिपेंडेंट टर्म, देन हाउ वी कैन सॉल्व इट और हाउ वी कैन फाइंड इट, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1। वेल, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सेस टू 4 इन दिस बाइनोमियल इक्वेशन, हमको ये फाइंड करना है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था IIT JEE 2003 में। वैसे तो ये क्वेश्चन ईजी है, पता नहीं क्यों पूछ लिया, बट पूछ लिया है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन। कैसे फाइंड करना है तो हम एक्चुअल में दो स्टेप से फाइंड करेंगे। पहले स्टेप में हम आर फाइंड करेंगे। सो व्हाट इज आर फर्स्ट? तो आर फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ये पावर, ठीक है 10, फिर ये x का पावर, आगे वाले टर्म में x का पावर विच इज़ 1, ठीक है, माइनस ये कोएफिशिएंट किसका फाइंड करना है, x⁴ का, तो ये 4 लिख लिया मैंने, ठीक है, डिवाइडेड बाय अगेन ये पहले वाले x का पावर 1 है तो 1 लिख लिया, माइनस ये दूसरे वाले x का पावर कितना होगा, सेकंड वाले टर्म में x का पावर कितना होगा, तो सेकंड वाला टर्म बन जाएगा 3 × x⁻², तो उसमें x का पावर हो गया -2। सो बेस्ड ऑन दैट व्हाट वी गेट 10 - 4 विच इज 6/1 + 2 3, 6/3 is 2, so answer is 2. Okay, so by this way we can easily find the आंसर ऑफ आर। देन अब डायरेक्टली आंसर बनेगा, जो भी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्सेस टू 4 है ना वही बनेगा। कैसे बनेगा, सबसे पहले अगेन 10 देन 2, ये दोनों का यूज करो, 10C2, ठीक है। अब पहले वाले टर्म में x का कोएफिशिएंट, सी हमको कोएफिशिएंट फाइंड करना है ना, सो वी ऑलवेज नीड टू फोकस ऑन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है भाई, 1/2, सो यहाँ पे लिख लो 1/2। दूसरे वाले टर्म में कोएफिशिएंट क्या है भाई, x का -3, तो दूसरे वाले टर्म में -3। पहले वाले टर्म का पावर कितना लेना है, 10 - 2, ठीक है, और दूसरे वाले टर्म में पावर कितना लेना है, डायरेक्टली 2, ये डायरेक्टली 2 है ना। मेरे ख्याल से ये तो आपको पता होगा, कुछ NCR फर्स्ट टर्म रेज टू n-r, सेकंड टर्म रेज टू r, ये वाली पैटर्न से ही हमने लिखा है। सो ये तो याद रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ हमको यहाँ पे लिखना है कोएफिशिएंट, दैट्स व्हाट वी नीड टू फोकस। x नहीं लिखना है कहीं पे भी, बिकॉज वी वांट कोएफिशिएंट। सो पहले वाले टर्म का कोएफिशिएंट, उसका पावर, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, दूसरे वाले टर्म का कोएफिशिएंट विच इज़ -3, उसका पावर, तो ये नीचे का वाला एज इट इज़, और इसकी कैलकुलेशन से जो भी आंसर मिलेगा वो अपना आंसर। एंड आई थिंक यू विल गेट 405/256 फ्रॉम द कैलकुलेशन, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, सो अगर ये शॉर्टकट आपको थोड़ी पता चल गई तो आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। वैसे पहले क्वेश्चन में इतना पता नहीं चला होगा कि सर ने कैसे ये अप्लाई कर ली, बट देखते एक दो क्वेश्चन में देखोगे पता चल जाएगा। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। वेल, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म लिखा है ना, मतलब अगर x से इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए तो वहाँ पे एक्चुअल में कोएफिशिएंट ऑफ किसका फाइंड करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0 फाइंड करना पड़ेगा ना। इट मीन्स कि यहाँ पे ये जगह पे, यहाँ पे मैंने कोएफिशिएंट ऑफ x रखा था ना, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर ये रखा था ना, इट मीन्स कि ये वाली जगह 0 हो जाएगी बस। दैट्स व्हाट आई नीड टू चेंज इन अपर फॉर्मूला। ऊपर वाले फॉर्मूले में यहाँ पे 0 आ जाएगा, बाकी सब कुछ मैं एज इट इज़ लिखूंगा। तो चलो लिखते हैं पहले r इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले क्या बताया था मैंने, ये पावर 18, एंड देन यहाँ पे पहले वाले टर्म में x का पावर, तो पहले वाले टर्म में x का पावर क्या होगा भाई, 1/3, ठीक है, माइनस ये 0 मैंने बताया ना 0, डिवाइडेड बाय अगेन पहले वाले टर्म में x का पावर 1/3, और दूसरे वाले टर्म में x का पावर ऊपर जाएगा तो -1/3 है ना। सो ये 1/3 माइनस ऑफ -1/3, देन द आंसर विड बी, आंसर क्या हो गया इसका, 6/2/3 विच इज़ 18/2 9। ओके, अब आंसर क्या होगा फाइनली,
तो अब डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हैं, मैंने बताया ना उसके हिसाब से। पहले ये लिखना है ऊपर वाला 18, फिर ये 18CR 18C9, फिर पहले वाले टर्म में कोई कोफिशिएंट है नहीं है, चलो तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, पावर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे वाले टर्म में कोफिशिएंट है क्या, हाँ 1/2 है, सो 1/2 रेस टू ये डायरेक्टली एज इट इज़ 9। सो दिस इज व्हाट द आंसर। अब इसका कैलकुलेशन नहीं करोगे तो चलेगा, उसका रीज़न है 18C9 इज हैविंग बिग कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, सो नो नीड टू कैलकुलेट दिस टर्म, है ना। मोस्टली तो एग्जाम में ऑप्शन में भी यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन दे देंगे वो लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। सबसे पहले क्या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स करना है, तो मैंने जो बताया था उस फॉर्मूला में यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे पहले क्या होगा 6 इंटू ये पहले वाले टर्म का कोएफिशिएंट एक्स का पावर, फिर वही पहले वाले टर्म का जो पावर था वही 2 माइनस यहाँ पे x का पावर क्या बनेगा भाई, x रेस टू -1 ऊपर जाएगा तो x का पावर होगा -1, सो -1। सो फाइनली आंसर इज 6 to the 12/3 विच इज़ 4। ठीक है, अब डायरेक्ट आंसर कैसे फाइंड करना है भाई, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ये n अगेन ऊपर का C4, ठीक है, n 6C4 ये 4 था, इनटू पहले वाले टर्म में कोफिशिएंट क्या है 3/2, उसका पावर क्या होगा, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 6 - 4 विच इज़ 2। दूसरे वाले टर्म में कोफिशिएंट क्या है भाई -1/3, ठीक है ना, -1/3, और उसका पावर कितना होगा, ये डायरेक्टली एज इट इज़ 4, एंड आफ्टर कैलकुलेशन इसका आंसर आ जाएगा 5/12 आई थिंक। ओके, so by this way we can easily find the answer of independent term and coefficient of x raised to something. Well, finding this thing is not that difficult, but इसको अगर कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में यूज़ किया जाए तो टाइम सेव होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं आएंगे, है ना, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली तो आएंगे नहीं। सो सबसे पहले मैं चलो दिखा देता हूँ फॉर्मेट एक बार वापस, इसमें से जनरल टर्म से फॉर्मेट दिखा देता हूँ मैं। तो फॉर्मेट क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू k इन दिस इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन होगा उसमें कोफिशिएंट कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले r फाइंड करना है। ये r कैसे फाइंड करना है, तो मैंने बताया ना, r इक्वल टू पहले ऊपर का n इनटू यहाँ पे पहले वाले टर्म में x का पावर होगा वो p माइनस जो भी ये कोफिशिएंट फाइंड करना है उसका पावर, ठीक है। इंडिपेंडेंट टर्म के लिए k क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई p माइनस q। p क्या है भाई, पहले वाले टर्म में x का पावर, एंड q क्या है, दूसरे वाले टर्म में x का पावर, ठीक है। अगर ये एक बार फाइंड हो गया तो फिर आंसर कैसे बनाते थे, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख दिया n, यहाँ पे डायरेक्टली n लिख देते थे, फिर ये r जो भी आया वो यहाँ पे लिख दिया, फिर ये फर्स्ट आगे वाले टर्म में जो भी कोफिशिएंट है उसको यहाँ पे लिखा, एंड इसका पावर क्या किया, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, फिर पीछे वाले टर्म में जो कोफिशिएंट है उसको यहाँ पे लिखा, और उसका पावर क्या किया भाई, एग्जैक्टली यही टर्म, ठीक है। So by that way we can easily remember the shortcut also, and we can easily apply this shortcut with the least time consumption, है ना, बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करते हुए आप शॉर्टकट को अप्लाई कर सकते हो। और यही नोट है इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करने के लिए k = 0 लेना है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ओके, आई होप ये शॉर्टकट में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कैसे अप्लाई करना है। तो चलो थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े कि हाँ ये शॉर्टकट फटाफट से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 15 टू द इंडिपेंडेंट टर्म। मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ पहले फाइंड कर लेनी है। सो पहले दो पार्ट में क्वेश्चन होगा, पहले वाले में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 15, और दूसरे वाले में इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है, एंड उसका रेशियो लेना है। तो जो भी आंसर आएगा उसका रेशियो ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले r फाइंड किया, चलो पहले वाले में r क्या होगा, मैंने क्या बताया था, पहले ये ऊपर का n इंटू p, है ना, n और ये p है, n इंटू p मैंने यहाँ पे चलो लिख दिया, n इक्वल टू 15 है, p इक्वल टू 2, एंड q इक्वल टू क्या होगा भाई, यहाँ से q क्या बनेगा -1, क्योंकि ये x ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा पावर। सो n इंटू p दैट इज 15 इंटू 2 30 माइनस k मतलब 15 डिवाइडेड बाय p माइनस q मतलब 2 माइनस -1 विच इज़ 3। सो 15/3 विच इज़ 5। तो पहले वाले टर्म में r इक्वल टू 5 है,
और दूसरे वाले टर्म में r इक्वल टू, इंडिपेंडेंट टर्म के लिए बस यही नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा, तो 13 माइनस 0/3 है ना, यहाँ से ही उठा के रख दिया सब कुछ। सो आंसर विल बी 10, r इक्वल टू 10 आ गया इसमें। चलो इसमें आंसर क्या बनेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सेस टू 15 बनेगा क्या, तो चलो उसको बनाते हैं। समझ लो इसको m ले लेते हैं, तो m का आंसर क्या होगा, पहले ये पावर 15c5, ठीक है, ये डायरेक्टली। फिर फर्स्ट टर्म में क्या है, कोएफिशिएंट 1, तो फर्स्ट टर्म लिखने की जरूरत है नहीं वैसे भी। सेकंड टर्म में कोएफिशिएंट क्या है 2, सो 2⁵ है ना, यही। और यहाँ पे n चलो दे दे इसको 15 है ना, पहले पावर, फिर r मतलब 10 इंटू फर्स्ट टर्म 1 एंड सेकंड टर्म 2, 2⁻10। चलो m/n क्या होगा, रेशियो क्या होगा इसका, रेशियो होगा 15c5 2⁵ डिवाइडेड बाय 15c10 2⁻10। नाउ एज यू कैन सी 15c5 एंड 15c10 ये दोनों तो सिमिलर हो गए, मतलब एक ही आंसर देगा, सो दैट विल बी कैंसल्ड, एंड ये 2⁵ एंड 2⁻10 विल बी कैंसल्ड, नीचे बचेगा 2⁵, सो आंसर इज 1/32, ऑप्शन डी। ओके, वैसे फिर भी मैंने यहाँ पे ज़्यादा चीज़ लिखी है, बट मतलब सब कुछ लिखा है, बट मैक्सिमम समझाने के लिए थोड़ा टाइम कंज्यूम किया, अदरवाइज यू विल स्पेंड मैक्सिमम 45 to 1 minute इन दिस बाय अप्लाइंग दिस शॉर्टकट, क्योंकि शॉर्टकट डायरेक्टली अप्लाई होगा, बट एक दो जगह पे अप्लाई करना पड़ेगा और थोड़े बहुत कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। सो आई विल से दैट यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन 1 minute, है ना। अगर कोई एप्लीकेशन बेस है, बड़ा क्वेश्चन है, तो आप 1 minute या मैक्सिमम 1.5 minute में सॉल्व कर सकते हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, इफ़ यू अप्लाई दिस शॉर्टकट, है ना। चलो एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं। वैसे ये वाला क्वेश्चन सिमिलर टू अर्लियर वन, आगे वाला जैसा ही है, इसलिए इसको आप ट्राई करना। जो थर्ड वन ये वाला करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सेस टू 7 इन दिस फर्स्ट इक्वेशन इक्वल्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्सेस टू -7 इन द थर्ड सेकंड, मतलब दोनों इक्वल है, तो ए एंड बी के फॉर्म में एक रिलेशन आएगा, वो हमको फाइंड करना है। चलो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले वाले टर्म के कोएफिशिएंट का आंसर बनाते हैं। कोएफिशिएंट का आंसर पहले वाले टर्म में क्या आएगा, तो पहले मैं r फाइंड करूंगा, r इज इक्वल टू, अब मैं फटाफट से लिखता हूं, चलो आप खुद से समझने की कोशिश करना। 11 2 22 -7 डिवाइडेड बाई 2 -1 विच इज़ +1, 15/3 दैट इज़ 5, एंड अब आंसर क्या होगा कोएफिशिएंट का, से 11c5 इंटू फर्स्ट टर्म में a है पावर 6, सेकंड टर्म में 1/b है पावर 5। ओके, ये पहले वाले टर्म का कोएफिशिएंट हो गया। अब दूसरे वाले टर्म में कोएफिशिएंट क्या आएगा भाई, चलो दूसरे वाले टर्म में पहले r फाइंड कर लेता हूँ। r आएगा 11 इंटू 1 दैट इज 11 माइनस दैट इज -7 प्लस 7, ओके, डिवाइडेड बाई 1 -2 that is +2, that is 11 + 7 18/3 that is 6, एंड इसमें भी कोएफिशिएंट क्या आएगा भाई, तो nc6 11c6 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज a⁵5 एंड 1/b⁵6। नाउ इफ वी कंपेयर दिस टू, ये दोनों को कंपेयर किया जाए तो क्या बनेगा देखो, तो ये जब कंपेयर करेंगे तब ये 11c5 एंड 11c6 दोनों के आंसर सिमिलर आएंगे, एज वी नो दैट। फिर यहाँ पे a⁵6 और a⁵5 कैंसिल, तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे 1/b⁵5 1/b⁵6 कैंसिल होके यहाँ पे 1/b बचेगा। सो फाइनली यहाँ पे a बचा और यहाँ पे 1/b, सो ab इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। क्लियर, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। वैसे ये क्वेश्चन में जो चैलेंजिंग टास्क है वो इसका सिंप्लीफिकेशन है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा कि इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है। एक दो बार क्वेश्चन ये पूछ लिया है उन लोग ने, एंड अगेन द चांसेस आर हायर कि वो लोग रिपीट कर ले ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है चलो दिखा देता हूँ मैं फटाफट से। सो हियर यू कैन सी द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइनोमियल इक्वेशन, और आप ध्यान से शांति से देखना, सभी स्टेप मैंने लिखे हैं, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। नाउ आफ्टर गेटिंग दिस टर्म
व्हाट वी गेट इंडिपेंडेंट, हाउ वी गेट इंडिपेंडेंट टर्म। तो इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करने के लिए क्या प्रोसीजर थी, तो सबसे पहले आर फाइंड करो, आर इक्वल टू क्या होगा, सो एन दैट इज 10, पी मतलब 1/3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू विच इज 1/3 minus minus plus 1/2, so answer is 10/3 and 3 to the 6/3 that is 2, 20/5 that is 4 and the answer डायरेक्टली जो इंडिपेंडेंट टर्म का आंसर है वो कैसे बनेगा, सो दैट इज 10c4, फर्स्ट टर्म में भी 1 है उसका पावर 6 और सेकंड टर्म में -1 है उसका पावर 4, सो फाइनली आंसर इज 10c4 और 10c4 को कैलकुलेट किया जाए तो 10 × 9 8 7 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 व्हाट वी गेट 4 to the 8 and 3 3 the 9, what we get is exactly 210, that's what your answer 210। ठीक है, और इसमें भी सिमिलर तरीके से वही मेथड अप्लाई करके आपको पहले इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन वही x⁻⁴ माइनस x⁻⁻² होल रेज टू 10। और अब ये आंसर आने के बाद मुझे फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁵, सो वही प्रोसीजर r अप्लाई कर लो, r इक्वल टू 10/3 माइनस -5 विच इज +5 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1/2, सो आंसर विल बी 10 + 15 that is 25 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये हो गया यहाँ पे 5/6, सो आंसर क्या बन जाएगा भाई 5 × 2 विच इज़ 10, आई थिंक 10, यस है ना। अब आंसर क्या बनेगा, कोफिशिएंट जो भी फाइनल आंसर है वो क्या बनेगा, दैट इज 10c10 10c10 इंटू अगेन पहले टर्म में भी 1 है दूसरे टर्म में भी 1 है, पहले वाले टर्म का पावर 0 दूसरे वाले टर्म का पावर -1 का पावर 10, सो आंसर इज 10c10 विच इज़ 1, सो आंसर इज ओनली 1। ओके, सो क्वेश्चन 5 इज ऑल्सो ओवर। नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अगर दूसरी मेथड से करोगे तो ज़्यादा बड़ा होगा, बट इफ़ यू अप्लाई दिस मेथड टू फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ दिस एक्सपांसन, दिस पर्टिकुलर टर्म, देन it may take somewhat lesser step. So let us see how can we apply our shortcut over here. कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो क्या करना है, इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या सोचा कि ये 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है, दूसरे वाले ये टर्म से भी मल्टीप्लाई हो सकता है और तीसरे वाले ये टर्म से मल्टीप्लाई हो सकता है, ये पूरा का टर्म, ये पूरा टर्म बराबर। तो अगर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो भी इंडिपेंडेंट टर्म है, इसका जो भी इंडिपेंडेंट टर्म है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 के साथ ये पूरा एक्सपेंशन का इंडिपेंडेंट टर्म। सो हियर आई नीड टू फाइंड x⁻⁴ का कोफिशिएंट। ठीक है, पहले वाले में x⁻⁴ का कोफिशिएंट लेना है, दूसरे वाले में मुझे, तो यहाँ पे मुझे x⁻1 का कोफिशिएंट लेना पड़ेगा ताकि ये x⁻1 इसका आंसर और डिवाइडेड बाय x कैंसिल होके अगेन इंडिपेंडेंट बन जाएगा। सो आई नीड टू टेक कोफिशिएंट ऑफ x⁻1 इन सेकंड 1/x के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आएगा तब, प्लस मैं 3x⁵ करूँगा तब मुझे इसका x⁻⁻5 का कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको अगर पहले से पता है, फटाफट से अगर आप सोच सकते हो, प्रैक्टिस कर ली है, तो एग्जाम में भी ये चीज़ आपको सोचे बिना फटाफट से कर सकते हो कि चलो पहले वाले में इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड कर लेता हूँ 1 के साथ, दूसरे में इसके साथ x⁻1 का कोफिशिएंट और तीसरे में इसके साथ x⁻⁻5 का कोफिशिएंट। सो योर टारगेट इज टू जस्ट फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ दिस वन, कोफिशिएंट ऑफ x⁻1 फाइंड करो एंड कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁻5 फाइंड करो, बस इतना ही आपका टारगेट होगा। तो चलो पहले इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करते हैं। ओके, तो इंडिपेंडेंट टर्म के लिए अगेन वही चीज़ 8 × 2 8 to the 16, पहले r फाइंड करना है ना, r के लिए हाँ भाई 16 - 0 k = 0 होगा, डिवाइडेड बाई 2 - -1 विच इज़ +1, सो 16/3 ये जो r आया वो बिलोंग्स टू n आना चाहिए, r शुड बी बिलोंग्स टू n। अगर नहीं आ रहा है तो फिर ये इंडिपेंडेंट टर्म पॉसिबल ही नहीं है, हो सकता है ना इंडिपेंडेंट टर्म नहीं पॉसिबल, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोई इंडिपेंडेंट टर्म हो ही नहीं, तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट टर्म बनेगा ही नहीं ना। फिर कोफिशिएंट ऑफ x⁻1, चलो कोफिशिएंट ऑफ x⁻1 के लिए अगेन सिमिलर चीज़, या बस यहाँ पे आपको चेंज करते रहना है अभी सभी जगह पे। 16 - x⁻1 के लिए यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 15/3 विच इज़ 5 एंड कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁻5 में
16 माइनस -5 विच इज़ +5 डिवाइडेड बाई 3, 21/3 विच इज़ 7। तो यहाँ पे r इक्वल टू 5 आया और यहाँ पे r इक्वल टू 7 आया। तो r इक्वल टू 5 एंड 7 को लेके स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे कैलकुलेशन में इसमें इंडिपेंडेंट टर्म बना ही नहीं, तो डायरेक्टली ये निकल गया बराबर। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो 0 रख देता हूँ। -1/x इंटू यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या बनेगा इससे, है ना, कॉफिशिएंट ऑफ x to 1। तो अगेन व्हाट आई नीड टू सी ऑलवेज, ये 8c मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा ना, 8c5 इंटू यहाँ पे पहले वाले टर्म में 2 है, 2 रेज टू क्या होगा सब्ट्रैक्शन 3, एंड दूसरे वाले टर्म में कुछ नहीं है तो क्या है भाई कॉफिशिएंट -1 रेज टू 5, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा भाई 3, कॉफिशिएंट जो है वही लेना है ना। अगेन ये x to 5 और यहाँ से x to -5 का कॉफिशिएंट ये बनाएंगे तो x to 5 x to -5 कैंसिल होके सिर्फ कॉफिशिएंट क्या बनेगा 3 इंटू अगेन 7 और ये 8 का यूज़ करो, 8c7 इंटू फर्स्ट टर्म 2 है उसका पावर 1 एंड सेकंड टर्म -1 है उसका पावर 7। ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ, यहाँ पे भी x लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि x तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा कॉफिशिएंट लिखने पे। सो फाइनली यहाँ पे माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गया 8c5 इंटू 2⁻3, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा वो इंटू यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन आया वो, ठीक है, वो क्या आएगा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 400। ठीक है, कैलकुलेशन में ही मैक्सिमम टाइम जाएगा जो भी जाएगा, बाकी आपको अगर आइडिया ही नहीं है तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे आपको ये वाला टर्म बनाना है तो इसको कैसे बनाना है वो आइडिया होना चाहिए, और यहाँ पे ये वाला टर्म बनाना है उसको कैसे बनाना है वो आइडिया होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो बनाया वो x to 1 का कॉफिशिएंट बनाया और ये जो बनाया वो x to -5 का कॉफिशिएंट बनाया। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑलरेडी था वही लिख लिया है, और यहाँ पे x वाले टर्म नहीं लिखना है क्योंकि कॉफिशिएंट लिखना है इसलिए, और सिर्फ -1 लिखा, और ये इंडिपेंडेंट टर्म बना ही नहीं इसलिए 0। ठीक है, तो ये अगर मेथड अप्लाई करते हो तो आप आराम से आप ये r एंड r की जो ये वैल्यू फाइंड करने की जो प्रोसीजर है ना वो उससे बच जाओगे आप, वो तुरंत फाइंड कर सकते हो 1-1 सेकंड में। ठीक है, तो ये हो गया 6 नंबर, देन 7 नंबर, 8 एंड 9। आई थिंक 7 भी इजी होगा, आप मेरे ख्याल से कर सकते हो। 8 भी हो जाएगा जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था वही 1/60 इंटू दिस वन एंड x to 8/81 इंटू दिस वन, ऐसा करके आप इसमें भी इंडिपेंडेंट टर्म जो है वो बनाने की कोशिश करना। नहीं आ रहा है तो मुझे कभी भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि सर इसमें ये 8th वाले क्वेश्चन में कुछ पता नहीं चल रहा है, 9th वाले में नहीं पता चल रहा है, देन आई विल गिव यू द हिंट फॉर दैट। ओके, एंड 9th में कॉफिशिएंट ऑफ x to 18 इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन। अब ये कैसे फाइंड करना है, चलो इसकी हिंट छोटी मोटी दे देता हूँ मैं फटाफट से। वैसे ये जो टर्म है ना वो बहुत बड़ा दिख रहा है, बट फिर भी व्हाट वी कैन सी हियर, हमने क्या नोटिस किया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे पावर 10 है और यहाँ पे पावर 9 है, चलो वो नोटिस किया। दूसरा यहाँ पे 1 - x है और यहाँ पे 1 + x पर है, तो ये पता है हमको कि 1 - x इंटू 1 + x + x², ये तो के फॉर्मूला का फॉर्मेट है। तो चलो इसको साथ में रख के दोनों को 9 पावर दे दिया, मतलब 9 पावर दे दिया, मतलब इसका पूरा पावर यूज हो गया और इसका एक पावर बचा है उसको मैंने अलग से 1 - x करके लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया भाई, तो ये बन गया 1 - x³ उसका फॉर्मूला होल रेज़ टू 9, और ये क्या बन गया भाई 1 - x²। ठीक है, चलो तो अब ये क्वेश्चन किसके जैसा हो गया भाई, अब ये क्वेश्चन अगले वाले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, है ना, समथिंग इंटू समथिंग, ये एक ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट, तो बस हमको पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो इसको, फिर x के साथ मल्टीप्लाई कर लो, है ना, एंड देन इंडिपेंडेंट टर्म जो बनेंगे वो चेक कर लो। मेरे ख्याल से यहाँ से प्रोसीजर जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन 6 जैसा है, क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन 6 जैसा है। एंड चलो ये लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, 10 नंबर। ये मल्टी ऑप्शन है, मल्टी आंसर क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। चलो चेक करो। इफ़ p इक्वल टू समथिंग, मतलब 3 चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा ताकि x to p अकर इन द एक्सपांसन ऑफ दिस वन, मतलब x to p बनना चाहिए, है ना। तो p में क्या क्या, मतलब x to 2 बनना चाहिए, x to 6 बनना चाहिए, कि x to 5 बनना चाहिए, या फिर ये सब कुछ बनना चाहिए। तो लेट अस सी, सबसे पहले तो क्या होगा, इसके एक्सपांसन में x to p मतलब कोफिशिएंट ऑफ x to p क्रिएट करने के लिए क्या होगा, एक्चुअली 4cr,
है ना, इनटू समथिंग व्हाटएवर। तो यहाँ पे जो आर आएगा ना, आर कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पी में जो आर आएगा, दैट शुड बी बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ये कैपिटल एन के फॉर्म में होना चाहिए। तो अब ये आर फाइंड कर लेते हैं। आर कैसे बनाते हैं हम लोग, एन इंटू पी, 4 टू जा 8 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पी फाइंड करना है ना, तो 8 माइनस पी डिवाइडेड बाय 2 माइनस -1 विच इज +1, सो आंसर इज 8 माइनस पी बाई 3। और ये क्या होगा, दिस आर बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो मैंने इसको ले लिया कैपिटल के विच इज ऑलवेज बिलोंग्स टू एन, है ना। ये के, इसकी वैल्यू मैंने के एज्यूम कर ली, वो हमेशा ही कैपिटल एन मतलब एन के फॉर्म में होनी चाहिए। चलो ठीक है, तो फाइनली अब p क्या बनेगा, तो 8 माइनस पी इक्वल टू 3k, सो p इक्वल टू 8 माइनस 3k। अब मैं k की अलग अलग वैल्यू पसंद करता हूँ, चलो k इक्वल टू मैंने 0 तो नहीं ले सकता, सॉरी 1 ले लेता हूँ, तो p क्या बनेगा भाई, 8 माइनस 3 5। अगर मैंने k इक्वल टू 2 ले लिया तो p इक्वल टू 8 माइनस 6 विच इज़ 2। अगर k इक्वल टू 3 लेता हूँ तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो यही दो वैल्यू पॉसिबल होगी, 5 एंड 2। सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज योर फाइनल आंसर। ओके, आई होप ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा एडवांस के जैसा फॉर्मेट वाला क्वेश्चन था, क्योंकि एक से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर बन सकते थे इसमें। बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पी की जो पैटर्न थी और उसके जो शॉर्टकट के फॉर्मेट थे, वो मेरे ख्याल से आपको पता एग्जैक्टली चल गए होंगे। अगर अभी भी पता नहीं चल रहा है देन यू कैन रिवाइंड वीडियो, वापस एक बार देखो। अगर आपने देखा है बराबर से, दूसरी बार भी देख रहे हो, तीसरी बार भी देख रहे हो, तो अगर समझ में कंटिन्यूसली अभी भी नहीं आ रहा है तो आप बराबर से नहीं देख रहे हो भाई। ध्यान से देखो, टाइम पास करते हुए मत देखो, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा ये, है ना। ओके चलो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट लेक्चर में नए शॉर्टकट के साथ। बाय बाय।